ये क्या मतलब एरर है, मतलब जैसे अपन कोई भी रीडिंग ले रहे हैं ना, जैसे दो चीज़ों को प्लस करना है, ए और बी को। देखो सपोज टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यू ए प्लस डेल्टा। ये जो डेल्टा ए है ना, ये उसका रेंज बता रहा है। जैसे आपको नापना था लेंथ, आपने लेंथ नापा 4 मीटर। अभी स्केल में थोड़ा बहुत 0.1 0.1 का बोलते हैं ना, कम ज्यादा हो सकता है, तो वो एरर हो गया। प्लस माइनस 0.1, 4 मीटर प्लस माइनस 0.1, मतलब आपने जब भी 4 मीटर नापा है ना, तो जरूरी नहीं एग्जैक्ट 4 मीटर होगा, हो सकता है 0.1 ऊपर हो या 0 पॉइंट नीचे नीचे हो। तो उसको अपन एरर बोलते हैं, वो यहाँ पे एरर करके लिखा हुआ है। तो जब भी अपने अगर दो क्वांटिटी को ऐड करना है तो उनका एरर भी ऐड होगा, ए प्लस उसका एरर, बी प्लस उसका एरर। तो ये ऐड करके ऐसा बना, कुछ नहीं, सिंपली इसको ऐड कर दिया, ये ऐसा। ये दो क्वांटिटी को ऐड करना था आपने, ए और बी, दो लेंथ नापा आपने ए और बी। तो क्या है कि ए के साथ उसका एरर और बी के साथ उसका एरर, फिर ए प्लस बी और उनके एरर को भी ऐड कर दिया। तो ये जो डेल्टा जेड है ना, ये उनका एरर दिखा रहा है कि पहले का एरर प्लस दूसरे का एरर। ये जेड प्लस डेल्टा जेड, मतलब जो रीडिंग है और जो उनका एरर है। तो इसमें ए उसका एरर, बी उसका एरर। ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी। मतलब आपको समझाना कुछ है ही नहीं, वो बेसिकली जो डेल्टा ए है उसका मतलब है कि जो भी आपकी रीडिंग में एरर आ रहा है। वैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में भी है, जब आप दो दो क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड किए थे ना, यहाँ पे दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करने के टाइम पे ये ए इंटू बी, तो कैसा आप मल्टीप्लाई करोगे कि ए उसका एरर मल्टीप्लीकेशन बी प्लस उसका एरर। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ना, वो ब्रैकेट ओपन होगा, ऐसा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। बाद में आप लेफ्ट साइड को जेड से डिवाइड करोगे और राइट साइड को ए बी से डिवाइड करोगे, तो ये नीचे जेड आ गया और यहाँ पे ए बी आ गया। मतलब ए बी से आपने डिवाइड किया तो प्लस है ना बीच में साइन, तो दोनों के पास ए बी आया। ये पहले वाले में से क्या था, देखो पहले वाले में क्या था ना, यहाँ पे कहाँ गया ये, ए डेल्टा बी था, तो ए बी में से ए कट गया। दूसरे में क्या था, बी डेल्टा ए, तो ए बी में का बी कट गया। तो इस तरह से ये डिजाइन हुआ। फिर ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये ब्रैकेट वाला, इसको हम लोग मतलब निग्लेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, एक तो एरर है छोटा है, और छोटे चीज को वो दूसरे छोटे चीज से मल्टीप्लाई करो, मतलब 0.2 को 0.1 से और छोटा हो जाएगा, तो ये पार्ट इग्नोर कर देंगे और ये इतना बचेगा। ये प्रोडक्ट में का एरर निकालने का फॉर्मूला है, बन जाएगा ऐसा। यही पूछ लेगा आपको, एरर इन ये करके इसका फॉर्मूला बताओ, तो ये ऐसा ही पूरा करके यहाँ पे। हाँ, ये पूरा ऐसा स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ तक जाने का ये पूछेगा, ऐसा करके एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी कुछ है नहीं वो। ठीक है, बाकी हाँ आ सकता है ना, इस चैप्टर में है ही क्या पूछने के लिए, ऐसी आड़ी टेढ़ी चीजें ही है। देख कोई भी क्वेश्चन आता है ना, एरर ऐसे भी, एरर इन सब ऐसे आया, जो कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, क्या होता है कि उसमें थोड़ी सी कहानी लिखनी होती है, जैसे सपोज कंसीडर, दो तीन लाइन सपोज कंसीडर लिखने का, फिर ये जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो लिखने का, फाइनल आंसर हैंस, ऐसा हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ब्रीफ क्वेश्चन जहाँ पे कोई थियरी है वहां पर पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे ये आता है ना, क्या बोलते हैं, लिमिटेशन पूछ लेगा, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एक दो तीन चार, 2 मार्क्स के लिए पूछा तो 4 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। एक्यूरेसी और प्रिसिशन का फर्क क्या है पूछ लेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसिशन क्या होता है। कौन सा कहाँ पर है, अच्छा, एस्टिमेशन ऑफ एरर। सपोज द रीडिंग रिकॉर्डेड रिपीटेडली फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी ड्यूरिंग अ मेजरमेंट आर। अगर मतलब बार बार जो रीडिंग लिया है, अगर रीडिंग क्या है, A1 A2 A3 AN, अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू। अभी यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, दो तीन नाम है। एब्सोल्यूट एरर क्या है, कोई भी चीज का जो मीन है और आपकी रीडिंग उसमें जितना फर्क होगा उसको आप एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। मतलब आपकी एक कोई रीडिंग ले लो, रीडिंग आई है आपकी 5 मीटर, आपने देखा तो 5 मीटर आया, लेकिन आपने जब ये सब पूरी बहुत सारी रीडिंग ली और उसका मीन निकाला तो वो आया था 4.5 मीटर। तो आपकी रीडिंग 5 मीटर और मीन रीडिंग 4.5, उनका जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट एरर हुआ। समझा, कैसे आप कोई चीज का रीडिंग लेते, 4-5 रीडिंग लिए तो एक मीन वैल्यू आती है ना। जैसे आपने मास नापा, आपने पूरा 10 रीडिंग लिया और उसका फिर मीन निकाला, तो मीन कितना आया, समझो आया कि 50 kg है ना। और अभी जो आपने एक रीडिंग ली है, मीन 50 kg है, आपने एक रीडिंग ली है वो 52 है ना। तो मीन 50 माइनस 52, तो जो दो है ना वो हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। देखो वहां पे माइनस किया हुआ है मीन में से आपका रीडिंग, वो एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका है। हम्म।
और फिर उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि आपने जितनी रीडिंग ली ना, जैसे आपकी एक रीडिंग 52 आई थी तो उसका एब्सोल्यूट एरर कितना हुआ 2। अगली रीडिंग आपकी 53 आई, उसका एब्सोल्यूट एरर कितना 3। तो ये जो 2 3 सब जमा हो रहा है ना, इन सबको ऐड करो और इनके नंबर से डिवाइड करो तो एब्सोल्यूट एरर का मीन आएगा नेक्स्ट उसमें, है ना। तो बस ऐसा ही आपको एक बार रीड करने हुए तो भी हो जाएगा, मतलब बोलते हैं ना, एक पेन लो, बुक लो, रीड करो और लिखते जाओ, ऐसे हो जाएगा। बाकी आप ऐसा कर सकते हो कि आप मेरा फ़ोन नंबर रखो, अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो मेरे को, मतलब चैट पे फोटो खींच के भेज सकते हो। फ़ोन नहीं लाए? अच्छा लिख लो, 8693047769। आप क्या कर सकते हैं मालूम है, कोई चीज़ का डाउट आप उसका फोटो निकाल के उस पर मार्क करके कि क्या डाउट है मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, है ना। हाँ वो तो पूछेगा ना आपको, तो आपको वो एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा वैसे। क्या चीज़ के बारे में? पूरा ऐसे पूछ लेगा, सॉलिड एंगल क्या है 2 मार्क, सॉलिड एंगल क्या है 2 मार्क। हाँ तो आप पूरा सॉलिड एंगल लिखो, डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला डिराइव करो। अपना क्या हुआ था लास्ट लेक्चर में? मतलब कहाँ तक पहुंचे थे? ट्रायंगल लॉ किया था ना। हाँ तो इसके बाद अभी अपना जो मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, अभी तक तो खाली वो इंट्रोडक्शन टाइप था। अभी जो अपना होमवर्क किया ना तुम लोग ने, कोई है जो नहीं किया? तूने भी किया? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो सबने किया ना होमवर्क, बहुत अच्छी बात है। चेक करूँ क्या होमवर्क? ऐसा वेरी गुड लिखो उस पे। कौन? अरे बाप रे। ठीक है, अभी तक मेरे पास ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है कि स्टैंप मरवाना है। आपने होमवर्क किया, मुझे अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा, ठीक है, वो खत्म हो गई बात। किसी दिन आप नहीं करेंगे तभी मैं चेक करूंगा। मतलब मैं चेक क्यों नहीं कर रहा पूरा पता है? अगर मैं चेक करूंगा ना तो ऐसा लगेगा कि मतलब वो होमवर्क मैं करा रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा मैं होमवर्क नहीं करा रहा, आपको ही करना है। आपके आपकी तरफ से जरूरी है वो। क्यों? और मैं ऐसा चीज लिखने भी नहीं बोलूंगा जो आपको मतलब लिखना जरूरी ना हो। मैं खाली आपको डेरिवेशन लिखने बोलूंगा, क्योंकि डेरिवेशन है ना बिना लिखे याद नहीं होता है। अगर कोई बच्चा है जो सोच रहा है कि सर मेरे को आलस आता है लिखने को, मैं तो कैसा पढ़ लूंगा, डेरिवेशन पढ़ के भूल जाते हैं। डेरिवेशन को याद करने का एक ही तरीका है कि आप उसको लिखो, एक बार 2 बार 4 बार, जब तक याद नहीं होता तब तक लिखो। टेक्निक भी कैसा, अगर जो मेरे को ठीक लगता है, आपने नोट्स लिया ना, नोट्स रखने का और एक रफ बुक रखने का जिसपे आप प्रैक्टिस करने वाले, और पहली बार देख के लिखने का, फिर अगली बार अपना नोट्स धक धक उसको बंद कर देने का और फिर ऐसा लिखने का चालू करने का। जब तक आप फंसते नहीं तब तक उसको उठाने का नहीं, एक बार फंस गए तो उठा देने का, देख लेने का, फिर बंद कर देने का, फिर आगे करना चालू करने का। तो जब तक आपको ये नोट्स उठाने की जरूरत ना पड़े उतने बार लिखो। किसी का 2 बार हो सकता है, किसी का 4, किसी का 10 भी हो सकता है। जब तक आपको नोट्स उठाए बिना पूरा डेरिवेशन ना हो, जैसे अपन ने 2 डेरिवेशन किया है, अब इनको याद ऐसे ही करना कि जब तक आपका नोट्स उठाए बिना आपने पूरा डेरिवेशन नहीं लिख दिया तब तक लिखते जाना इसको पूरा एग्जैक्ट जैसा डेरिवेशन सब सेम लिखना रहता है। चलो थियरी वाला आपको याद नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, हो तो बाद में याद हो जाएगा, थोड़ा मन से भी लिख दोगे, लेकिन वो जो मैथ्स वाला पार्ट है वो एग्जैक्ट ऐसा जब तक आप नहीं लिख पा रहे हो तब तक आपको रिपीट करते जाना है, चाहे भले से लिखते लिखते 10 बार क्यों ना हो जाए। लिखो अगला, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ का डेफिनेशन लिखो। इफ टू वेक्टर्स are originating from the same point, then the vector represent the adjacent sides
वो जो आपने देन लिखा था ना, सॉरी, उसको काट के इफ कर देना। इफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, then the diagonal of the parallelogram represent the resultant vector. पैरेललोग्राम लॉ, पहले ट्राइंगल लॉ अपन देख चुके थे ना, आज है पैरेललोग्राम लॉ। क्या चाहिए क्या ये? ट्रायंगल लॉ क्या था? अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो तीसरी साइड क्या रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट। उन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा एडिशन कर ऐड करके वो ट्रायंगल लॉ था। पैरेललोग्राम लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ ऐसा था ना कि ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर अगर यहाँ पे आ गया, ट्रायंगल लॉ था, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर अगर दूसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो इनका तीसरा साइड होगा ऐसा स्टार्टिंग से लेके उसके फाइनल तक, वो उसका रिजल्ट होगा। ये ए और बी है तो आर क्या होगा? इन दोनों का रिजल्ट। ये अपन ने देखा था। ये अपन देखे थे ना। ये जल्दी रख दो बैग। हाँ, वो फिर से बुलवाएगी। ये देखो, हम लोग ने ट्रायंगल लॉ देखा था, अगर ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये लोग दो ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो तीसरा साइड है वो इनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी हम लोग पैरेललोग्राम लॉ देख रहे हैं। उसमें क्या है कि जैसे देखो, ये एक वेक्टर जहाँ पे खत्म हो रहा था दूसरा वहां से स्टार्ट हो रहा था। जरूरी थोड़ी हमेशा ऐसा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो। ऐसा अगर ये केस में हम लोग को इसका रिजल्टेंट चाहिए तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर हम लोग एक पैरेललोग्राम लॉ बनाएंगे, मतलब पैरेललोग्राम बनाएंगे। वो ऐसे करेंगे कि ये पॉइंट मुझे यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया और ये ऐसे यहाँ पर, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। तो आपके जो दो वेक्टर हैं, इसका एक का नाम P है और दूसरे का नाम Q, ये दोनों पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही है क्या? आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम है 2.7 पेज नंबर 19। ये डायग्राम अपने को बनाना है। इनके नाम क्या है बता दो जरा। ये O है और ये क्या है? A B C D। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो वही एंगल यहाँ भी आ जाएगा। सही है क्या? ये दोनों साइड को देखो, ज्योमेट्री के हिसाब से अगर ये Q है तो ये भी क्या हो जाएगा? Q। सब ठीक है क्या डायग्राम में? अपन ने पैरेललोग्राम लॉ लिखा और ये डायग्राम हम लोग को बनाना है। बना दो ये डायग्राम जरा, फिर आगे करते हैं।
ये बीच वाला लाइन है ना, इसका डायगोनल है, जो कि अपना रिजल्टेंट बनने वाला है ये आर। नहीं, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। आपका कोई भी टेस्ट वगैरह कुछ भी होगा ना, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख के रख लेना। हाँ, लेकिन पुराने वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट निकल गया, उसमें जो आने वाला था ना वो सिखाया मैंने लास्ट लेक्चर में। हाँ, यहाँ पे दो वेक्टर है, ये P और Q। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इनका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इस रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला वो अपने को, हाँ, ट्राइंगल लॉ ये था कि समझो ये पहला आपका वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो जो इसका जो तीसरा साइड आएगा ना, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल के दो साइड है अगर P और Q, तो जो तीसरा साइड आएगा वो होगा R इज इक्वल टू P प्लस Q। इतना सिंपल था ये, कुछ नहीं था इसमें। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो P प्लस Q आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी अपने देखेंगे इसके लिए कैसे होने वाला है। देखो, अपन ये तो जानते ही थे ना कि अगर ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो इसका जो दोनों का एडिशन आएगा वो बीच में कहीं आएगा। वही चीज़ है, दिख रहा है क्या? ये आपका P है, ये Q है, ये R है। खाली इस R की वैल्यू क्या होगी वो अपने को फाइंड करना है। अभी फॉर्मूला आएगा उसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो, है ना? नहीं, अभी उसके बाद फिर रुक जाना है, ये हो गया तो मैं आगे बताता हूँ, पूरा बता दूंगा, फिर लास्ट में लिखना है। सब लोग लिखना रुक जाओ। ये देखो, इन ट्राइंगल OCD, ट्राइंगल OCD पे अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, OCD पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बताओ क्या आएगा? OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। वेरी गुड। अभी मेरे को बताओ, ये जो OD है वो दो पार्ट है ना, OD के दो पार्ट है ना, कहाँ से कहाँ तक? हाँ, तो उन दोनों को लिख देते हैं, OA प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये A प्लस बी होल स्क्वायर हो गया ना, इसको ओपन कर देते, करा दो। OA स्क्वायर, दीपाली आपकी मॉम की है ना, आपके लिए और फोन चाहिए। मतलब आपके लिए रुके रहेंगे पूरा, 3 घंटे बाद जाएंगे? क्यों ऐसा? अच्छा, ये ब्रैकेट ओपन करवा दो, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ऐसे होता है ना? है ना? अच्छा, आप पहले वो आगे बोल रहे थे, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।
2OA स्क्वायर नहीं, चलेगा ना, उससे कुछ होता नहीं है, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है। इसको मैं आगे पीछे कर दूं, कोई फर्क है क्या? मैं a प्लस बी या b प्लस ए करूं, उससे कोई फर्क है क्या? नहीं ना, ठीक है। ठीक है क्या यहाँ तक? तो अच्छा, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये कहाँ से आ गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा आया था ना यार, क्या कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है ऐसा। लेकिन क्यों होता है? जब भी अपन आंसर नहीं देते तो सब लोग ने आंसर देना जब भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मतलब जब मैं लिख रहा हूँ तो आपने बोलते जाना है, ठीक है। तो ये अपना कुछ तो यहाँ पे आ गया है, ये इतना है ना, ये इतना, ये इस ब्रैकेट से आया है, ये तो आएगा ना नीचे, ठीक, हाँ होता है ऐसा, कोई बात नहीं। तो ये अपना एक इक्वेशन आ गया है। अभी अपन एक दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल ACD। अभी अपने पूरा लिया था ना यहाँ से OCD, अभी क्या ले रहे हैं? ACD, इन ट्राइंगल ACD। इसके अंदर फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, इसका मतलब है कि ये कॉपी कर देना। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। वो छोटा सा ट्राइंगल है ना उधर, हाँ, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको मैं 1 2 बोल दूं, इसको 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं, तो फ्रॉम 1 and 2 बोलो क्या हो जाएगा? ये आपको दिख रहा है AD प्लस CD, AD प्लस CD, ये यहाँ चला जाएगा ना इनकी जगह। तो मैं बोल देता हूँ फ्रॉम 1 and 2, या फिर सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, ये ज़्यादा अच्छा है ना। क्या हो जाएगा बोलो जरा? OC स्क्वायर है ना, OC स्क्वायर, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2OA AD प्लस AC स्क्वायर, सब्सटीट्यूट हो जाएगा ना उसकी जगह पे, ये पूरा इसकी जगह पे ये आ गया, ठीक है क्या सब कुछ यहाँ तक? अभी ये जो है ना, ये AD और CD, इसका हाँ मतलब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना ये वाला, इसके लिए मेरे को बताओ साइन थीटा कितना होगा? ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है साइड में, इसके लिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कौन है यहाँ पे? CD अपॉन AC, CD अपॉन AC, तो CD क्या हो जाएगा? हाँ वो तो कोई फर्क नहीं है, मैं AC क्योंकि क्यों बोल रहा मालूम है? यहाँ पे मैच होना चाहिए डायरेक्ट, मैंने यहाँ पे ज्यादातर AC लिया होगा जहाँ पे देखो, तो मैं CA लिखूंगा तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है क्या? दूसरा मुझे बोलो कॉस थीटा। कॉस थीटा होता क्या है वैसे? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन है यहाँ पर? AD अपॉन AC। हाँ वही, एक बार जो फॉर्मेट आपने ले लिया ना डेरिवेशन के लास्ट तक, D की जगह C लिखा है कहाँ पे? अच्छा, AC अपॉन, तो AD क्या हो जाएगा? अभी देखो यहाँ पे जो AD है ना, इसकी जगह पे ये AC cos थीटा पुट कर दूंगा मैं, बोल दो पूरा एक बार। ये सबका काम है बोलना ना, ऐसा नहीं कि एक जन बोल रहा है तो ये जो AD है ना, AD, ये AD की जगह पे AC cos थीटा यहाँ पे रख देंगे। तुम लोग देखो भी तो मैं क्या लिख रहा हूँ, अपना ही बोल दे रहे हो, मेरे को देखो, बराबर मैं जिन लिख रहा हूँ वैसा बोलो, आप जो बोलोगे वो मैं लिखता जाऊंगा, ऐसा थीम रखेंगे, ठीक है।
अभी है ना अपना ये फाइनल लगभग रेडी हो गया है। अभी खाली इसमें पुट करना है कि कौन क्या है। मेरे को बताओ ओसी कौन है? आर है ना, रिजल्टेंट, आर स्क्वायर। ये ओ ए कौन है? पी है। और ये कौन है, क्या बोलते हैं, ओ ए फिर से पी है, 2p। ये ए सी कौन है? यहाँ तो कुछ लिखा नहीं पर ये इसके बरोबर है ना, क्यू। बाकी लोग को बता रहा था क्यू। ये हो गया कॉस थीटा, फिर ये ए सी क्यू है, तो ये स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर है। सही क्या? ये आर का अगर स्क्वायर हटा दूं तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? अच्छा, ये ओ सी कौन है? देखो वहां से बताओ कौन है। देखो ना, ओ सी कौन है ये? हाँ, लिख के रखा है उसका नाम, है ना। ये ओ ए कौन है? पी है। और आपका मतलब स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लिख दिया, फिर से ओ ए आ गया तो पी लिख दिया। और ये ए सी कौन है? कौन है वो? यहाँ कुछ लिखा तो नहीं है पर ये इससे सिमिलर है ऐसा मैंने बताया, क्यू। तो इसकी जगह पे क्यू आ गया, कॉस थीटा वैसे ही आ गया, फिर से ए सी है तो क्यू स्क्वायर हो गया। तो कुछ किया नहीं मैंने जी, उनके जो नाम है ना वहां से देख देख के लिख दिए, ठीक। और फिर यहाँ से रूट हटेगा तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? अरे स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ रूट आ जाएगा, तो मैं से लिख दूंगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ये आपका फाइनल रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला आ गया है दो वेक्टर का। ये मेन फॉर्मूला है, आपको याद रखना है और पूरा डेरिवेशन भी सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचना है। अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी कुछ है, लेकिन ये मेन आपका फॉर्मूला है रिजल्टेंट। इसके आगे 3 केस है, ठीक। ये आपको मतलब ये एकदम जुबान पे याद हो जाना चाहिए, ऐसा है कि आर बोलते पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p क्यू कॉस थीटा, ठीक। इसके आगे जो केस है ना वो भी मैं करा देता हूँ, यहाँ पे कराऊँ कि कहीं और कराऊँ? यहीं कराने की ट्राई करता हूँ। चल नेक्स्ट पे करा देता हूँ। अच्छा, ऐसे भी तो होता होगा ना। हाँ हाँ, आराम से आराम से। क्लिक करो एक बार और सिलेक्ट है ना ऊपर। अरे तो नहीं ऊपर। तुमने टीचर नहीं बनना कोई टीचर नहीं बनेगा बच्चे खत्म हो जाएंगे। हाँ अभी डबल टैप थैंक यू। हाँ, तो अभी अपन यहाँ पे केस 1 में देखो ये अपना जो आर आ गया है ना, यहाँ पे थीटा है, तो अपन थीटा के साथ 2-3 केस लेंगे। अगर केस 1 में बोल रहा हूँ इफ थीटा इज 0, अगर थीटा 0 है तो मेरे को बताओ कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 0 कितना होता होगा? 1 हो जाता है, ठीक है। अगर कॉस 0 1 हो गया तो आर कितना हो जाएगा बोलो जरा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू 1। तो देखो जरा ये अभी कैसा हो गया है, किसकी तरह दिख रहा है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab नहीं है क्या ये? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा फाइनल? आर p प्लस क्यू। तो तुमको समझा ये क्या हुआ? एंगल 0 होने का मतलब क्या होता है? एंगल 0 होने का मतलब समझते हो? दो वेक्टर के बीच में, ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, दोनों अगर एक ही लाइन में तो एंगल 0 है। जब दोनों वेक्टर एक ही लाइन में हो तो अपन लास्ट लेक्चर में सीखे थे कि सिंपली ऐड कर दो। अगर दोनों वेक्टर कोलिनियर और पैरेलल है तो दोनों को सिंपली ऐड करना है, वही हो गया। ये था अपना कौन सा? थीटा 0। थीटा 90 कैसा दिखेगा? बरोबर 180 कैसा दिखने वाला है? आपको मालूम है थीटा, जब थीटा 0 था यानी कि दोनों पैरेलल थे और कोलिनियर थे तो अपन ने ऐड कर दिया था, यानी कि अगर मैं 180 लूं तो सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। 90 लूंगा तो देखेंगे क्या आता है। 0 और 180 का तो अपन जानते हैं, 0 पे क्या था? सिंपली ऐड होना, और 180 पे क्या था? सिंपली सब्ट्रैक्ट होना। 90 का सिर्फ एक एक्स्ट्रा केस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने अगर 0 ले लिया ना तो फटाक से मैं दूसरा 180 का भी ले लेता हूँ, देखता हूँ सही आता है क्या। बोलो कैसे लिखूं? इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री,
तो cos 180 कितना होता है? -1, वेरी गुड, -1 होता है। तो मुझे बताओ r क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस यहाँ पे आएगा ना, चलो यहाँ पे लिखो 2pq -1। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी, लिख देता हूँ एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। क्या कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ये? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? यही बात हुई थी क्या अपनी? बरोबर आ गया एकदम। तीसरा केस तुम लोग खुद कर देना, 90 वाला, देखना क्या आता है। ठीक, 90 में cos थीटा 90 कितना होता है? 0। तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, सिर्फ इतना सा बच जाएगा। ठीक, करो ये, पहले देख लो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपका जो भी कोई टेस्ट एग्जाम के जहां भी होगा ना, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। हाँ, और सिर्फ उतना नहीं, केस 3 भी लिखना है अपने खुद से, उसमें थीटा 90 होगा। समझा क्या आपको ये? वेक्टर स्केलर समझते हो? वेक्टर क्या होता है? स्केलर ऐसा चीज होता है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर ऐसा होता है जिसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो पी और क्यू बनाया ना हम लोग ने, पी और क्यू, ये लोग एक वेक्टर है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम लोग जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर मैं पी बना रहा हूँ तो समझो पी का मैग्नीट्यूड होगा 30, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में, तो इसको कैसा बनाऊंगा? ये एरो जो है इसका डायरेक्शन बताएगा ग्राफ में, और इसकी एरो की जो लेंथ है वो बताएगी कि 30 मीटर पर सेकेंड है। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि एक एरो बना दो, तो वो दो एरो है ना, पी और क्यू, दोनों दो वेक्टर है, उनको ऐड करने का ये टेक्निक था पूरा, पैरेललोग्राम लॉ। ये हुआ क्या? यहाँ पे ना एक ये जो अपन ने पूरा किया ना, ये मैग्नीट्यूड के लिए था। किसके लिए था ये मैग्नीट्यूड फाइनल आया जो इसका ये आ रहा है ना, ये मैग्नीट्यूड है, मतलब अपना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ये। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा डायरेक्शन के लिए एक छोटा सा पार्ट है, फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए यहाँ पे क्या हम लोग एक एंगल मान लेंगे अल्फा, ये अल्फा। तो मुझे बताओ tan अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा क्या tan का क्या वैल्यू होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो tan अल्फा के लिए अपोजिट कौन है? हाइपोटेन्यूज नहीं, एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाँ, कौन है इसमें? सी डी। और एडजेसेंट कौन है? ओ डी। अभी ये ओ डी के दो पार्ट है, कौन सा? ओ ए प्लस ए डी। तो ये सी डी और ए डी सब क्या है ना, बस पुट कर देना है। सी डी क्या है? ए सी साइन थीटा। और आपका ये क्या है? ए डी है ना? हाँ, और ये ओ ए क्या है? ओ ए पी है, पी प्लस ए सी कॉस थीटा। ए सी की वैल्यू क्या है? ए सी क्यू, क्यू साइन थीटा अपॉन में पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है tan अल्फा करके।
टेन अल्फा इज इक्वल टू ऐसा। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं कि अल्फा इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स और ये पूरा फॉर्मूला। ये डायरेक्शन के लिए, ठीक है, कुछ नहीं किया, बस टेन अल्फा ले लिया, उसकी वैल्यू लिखी और सब पुट करके यहां तक आ गया। लिख के ले लो, ये फॉर्मूला है ये, मतलब अगर डायरेक्शन निकालना है तो। ये इनवर्स कैसे हुआ समझा ना? हाँ, मतलब ये जो एंगल है, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो उसका डायरेक्शन बता रहा है। समझो अल्फा कम है तो इसका डायरेक्शन नीचे होगा, अल्फा ज्यादा है तो डायरेक्शन और ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन बता रहा है ना ये एंगल, ऐसा। अगर अल्फा 0 है तो डायरेक्शन मतलब पैरेलल हो गया ना एकदम एक्स वाई एक्स एक्सिस के साथ, वैसा। करूँ आगे? अभी जो अपना नेक्स्ट हेडिंग है ना, वो अपन पहले सीख चुके हैं, लेकिन फिर से उसको अपन सीखेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया था ना मैंने, वेक्टर के दो टुकड़े अगर करने हैं तो उसको अपन फिर से पूरा डिटेल में देखेंगे। ये एक वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है। ये कौन से डायरेक्शन में, एक्स में है कि वाई में, कहाँ पे दिख रहा है ये एक वेक्टर है आर वेक्टर। आपको कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है ये, एक्स में दिख रहा है कि वाई में? दोनों में भी, किसी में भी नहीं है, बीच में है ये। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है ना, इसका अपन दो टुकड़े कर सकते हैं। इसका एक टुकड़ा जो है एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा और दूसरा कहाँ पे हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में। बंद कर दो। यही बंद ठीक है ना, यही आपके ऊपर आ रहा है, बाकी क्लासरूम तो उससे ठंडा होता रहेगा। हाँ, मेरे हिसाब से क्या होता है, जो एसी अपने ऊपर आता है ना वो बंद करने का। देखो बहुत गर्मी लगती है ना, तो इस जगह पे बैठा है स्पेशली। अब थोड़ी देर इसके बाद हाँ, ये ये देखो, ये जो वेक्टर है ना आर, इसके हम लोग दो टुकड़े कर सकते हैं। दो टुकड़े करने का मतलब है कि इसका एक कंपोनेंट है ना एक्स एक्सिस में आ जाएगा इस तरफ ये, और इसका एक कंपोनेंट ये वाई एक्सिस की तरफ आ जाएगा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये वाला जो पार्ट हुआ ना इसका नाम हम लोग आर एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे, आर एक्स। और ये वाले पार्ट का नाम क्या रखेंगे, आर वाई। तुमको समझा क्या, ये आर वेक्टर था, इसके दो टुकड़े हम लोग ने कर लिए, एक आर एक्स और एक आर वाई। अभी आर एक्स और आर वाई की वैल्यू क्या होगी ना, वो अपने को चाहिए। तो मेरे को बताओ कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पर, कॉस ये थीटा है, ये जो जितना आर वाई है ना उतना ही ये भी है ज्योमेट्री के हिसाब से, नहीं है? हाँ, तो मेरे को बताओ कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेमिंग ये है ना, इसका नाम आर एक्स है, इसका नाम आर है और इन लोग का नाम आर वाई है, ये नेमिंग हुआ ना इसका। ठीक है, तो कॉस थीटा में कौन आ जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट में कौन है, आर एक्स। हाइपोटेन्यूज कौन है, आर। तो आर एक्स क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। सही है क्या, ठीक। ये था आपका कॉस थीटा। तो आपको आर एक्स की वैल्यू मिल गई क्या, आर कॉस थीटा, यही चाहिए थी। देखो जरा, अभी साइन थीटा लेते हैं, दूसरा वाला भी मिल जाएगा। साइन थीटा के लिए बोलो क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट कौन है यहाँ पे, आर वाई अपॉन आर। तो आर वाई कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो ये आर वाई का भी वैल्यू मिल गया अपने को, यही चाहिए था। लिख देता हूँ यहाँ पे, आर एक्स क्या है, आर कॉस थीटा, आर वाई क्या है, आर साइन थीटा।
अभी अगर इनका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा। सही किया क्या? अगला स्टेप दिख रहा है आपको क्या हो सकता है? तुमने समझा क्या हुआ? इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया ना, देखो आर एक्स का स्क्वायर आर वाई का स्क्वायर, जो लेफ्ट वाली चीजें थी उनको लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट वालों को राइट में। समझा क्या किया? ये एक इक्वेशन है, दूसरा ये इक्वेशन है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना था। तो जितना लेफ्ट हैंड साइड का था आर एक्स और आर वाई वो लेफ्ट में ऐड हो गए और राइट हैंड साइड वाले राइट में ऐड हो गए। ठीक, अगला स्टेप दिख रहा है आपको क्या हो सकता है? हाँ बरोबर, पहले ऐसा कि आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा। आपको पता है ये कितना होता है? 1 होता है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आर स्क्वायर और ये 1, बाजू में ये ऐसे ही आ जाएगा नीचे आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो क्या बन गया ये? आर इज इक्वल टू, बोलो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो आपको ये आर का मैग्नीट्यूड मिल गया। क्या मिल गया? ये मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो अपन ने क्या देखा? पहले एक वेक्टर था आर, उसके अपन लोगों ने दो टुकड़े कर दिए, एक एक्स में और एक वाई में। एक का नाम आर एक्स था, दूसरे का नाम फॉर वैल्यू क्या मिला आर एक्स का और दूसरे वाले का। फिर हम लोग ने आर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। फॉर्मूला क्या आ गया कि आर एक्स प्लस स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर और उनका रूट। समझा? जब मैं अगर दोबारा कोई वेक्टर दूंगा कि मैंने दिया पी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो कैसे निकालोगे? रूट में पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। अगर जेड होगा तो पी जेड स्क्वायर भी आ जाएगा। समझाएगा क्या बोल रहा हूँ? अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। कंपोनेंट करने, दो टुकड़े करने हैं तो एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? एक्स, दूसरा वाई। एक के साथ कॉस थीटा, दूसरे के साथ साइन थीटा। अभी क्वेश्चन बड़ा ये है कि कॉस थीटा किसके साथ आता है, साइन थीटा किसके साथ आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो मैंने ये एक वेक्टर दिया, ये वेक्टर है पी वेक्टर, तो इसके दो टुकड़े हो गए, यहाँ पे एक पी एक्स और पी वाई। पी एक्स का वैल्यू कितना होगा, पी वाई का कितना होगा, बोल दो जरा। पी कॉस थीटा और ये हो जाएगा पी साइन थीटा। यहाँ पे मैं एक और वेक्टर देता हूँ, ये है टी वेक्टर, इसके भी दो टुकड़े हो गए, इसके भी दो टुकड़े हो गए, तो ये हो गया टी एक्स, ये हो गया टी वाई। टी एक्स कितना होगा, कॉस थीटा आता है ना इधर, समझा क्या? बाकी लोग को कॉस किसके साथ आता है मालूम है? जिसके साथ थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस देख के इधर कॉस मत बोल देना, थीटा देखो इस बार ऊपर वाले के साथ है, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। बात समझ में आई क्या? तो आपको याद कैसा रखना, जिसके साथ थीटा आता है उसको कॉस थीटा मिल जाएगा, दूसरे वाले को साइन थीटा। ये हर बार इतना थोड़ी ये सब करेंगे हम लोग, अपने को सिर्फ इतना याद रखना जिसके साथ थीटा है वो वाला पार्ट कॉस थीटा, दूसरा वाला साइन थीटा। तो ये लिखो, फिर ये, और लास्ट में ऐसा थोड़ा एग्जाम्पल के टाइप पे ये लिख लेना। क्या हुआ, थक जाते हो क्या लिख के? लिखते समय एकदम ध्यान से लिखा करो, एक एक स्टेप, कुछ डाउट आए तो तुरंत पूछ लिया करो। यहाँ पे अगर एंगल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, टेन थीटा, वो जो थीटा है ना, मतलब वो जो अपना आर है उसका अगर एंगल चाहिए, मतलब डायरेक्शन, तो टेन थीटा कैसे आएगा? टेन थीटा होता क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट कौन है वहाँ पे, आर वाई है, आर वाई है, एडजेसेंट कौन है, आर एक्स, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन
इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। ये भी लिख लेना थोड़ा सा ऐसा डायरेक्शन के लिए। लिखा ना, क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो आप, ये क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करना है इसको। ये दो क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, दोनों में पहले a प्लस बी करना है, फिर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, फिर उसी का डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला भी देखा ना अपन ने, और डायरेक्शन का भी देखा, वो tan अल्फा। तो पहले a प्लस बी करो, फिर जो फाइनल आएगा ना उसका मैग्नीट्यूड और उसी का डायरेक्शन। चलो काम चालू करो, अच्छे से काम करोगे तो और काम दूंगा। देखा है ना तुम लोग ने वो मूवी, कि नहीं देखा है? चुपके चुपके। मतलब अच्छे से काम करोगे तो और काम दूंगा। ये ऐड करते टाइम ध्यान रखना कि जो आई है वो आई के साथ ऐड होगा और जे के साथ ऐड होगा। सिंपल है। आई मतलब एक्स वाला पार्ट, तो एक्स डायरेक्शन वाला पार्ट एक्स वाले के साथ ऐड होगा और वाई डायरेक्शन वाला पार्ट वाई वाले के साथ ऐड होगा। जो लोग लास्ट लेक्चर में नहीं आए थे उनको बता दूं, ये आई जे के है ना, इनका नाम होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। बेसिकली इनको मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 1, और सिर्फ डायरेक्शन होता है। तो ये आई जो है ना, ये एक्स की डायरेक्शन है, और जे किसकी डायरेक्शन है? वाई की। और ऐसी के आता है, वो डायरेक्शन होता है जेड की। तो जैसे मैंने लिखा है ना कि ए वेक्टर कैसे लिखा है मैंने? 3i + 4j। तो ए वेक्टर एक्स डायरेक्शन में कितना है? 3 है, और वाई डायरेक्शन में कितना है? 4 है। देखो मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये आपका एक्स हो गया और ये वाई हो गया, है ना? देख रहे हैं आप लोग? तो जो ए वेक्टर है ना, वो एक्स डायरेक्शन में 3 है, 1 2 3, और वाई डायरेक्शन में कितना है? बोलो ना, 4। तो 1 2 3 4, तो वाई डायरेक्शन में आपको 4 चलना है। ये आप 4 चले और यहाँ पे 3, तो ये आपका हो गया ए वेक्टर। ऐसा समझा ए वेक्टर क्या है? वो क्या मतलब है उन चीज़ों का? चाहिए तो आपको ये कहीं पे साइड में रफ में बना लेना छोटा सा। एक आई को आई के साथ और जे को है, ये सब क्या आ गया? फॉर्मूले की जरूरत क्या है? फॉर्मूले की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। फॉर्मूला तो मैग्नीट्यूड के लिए था ना। नहीं, उसकी क्या ज़रूरत है? मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया ना। यहाँ पे क्या होने वाला है कि सिंपल लिखा है, आई और जे सब लिखा हुआ है ना, तो आई को आई के साथ ऐड कर दो, जे को जे के साथ कर दो, खत्म हो गई बात।
फिर आपको एक वेक्टर मिल जाएगा a प्लस बी। क्या मिला वो, देखो मैं करता हूँ यहाँ पे। अगर आप अपने को क्या करना था, a प्लस बी करना था ना, हाँ पहले वाले के लिए अपने को करना था a प्लस बी। तो a प्लस बी, ये 3 को इसके साथ क्या बन गया 5i, और दूसरा वाला क्या बन गया 4, और ये -3 कितना हो गया प्लस j ना। तो ये आपका a प्लस बी वेक्टर आ गया। अभी इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो मैं जानता हूँ, अभी अभी निकाला था। क्या था वो, ये था रूट में r(x)² प्लस ry²। यहाँ पे r(x) ry कौन है पता है, ये देखो मैं बताता हूँ कौन है। ये जो 5 है ना, ये r(x) है, r(x)i प्लस ry(j). तो r(x) कौन है 5, ry कौन है j, नहीं j कहाँ से हो गया 1 कुछ नहीं मतलब 1। समझे क्या बात। तो इससे आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। कितना होगा मैग्नीट्यूड, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन निकालना है इसके लिए, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू बोलो ry अपॉन rx। तो आपको पता है ना कि ry rx कौन है, ry कौन है, फिर j बोल दिए, यहाँ पे 1 है 1, हाँ 1, और rx कौन है 5। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 5। समझा तुमको क्या हुआ, ये 1 मैंने किया ना, दूसरा तुम कर दो। वो पी क्यू कब यूज होने वाला पता है, जब आपको दो वेक्टर ऐसा दिया हो कि ये एक वेक्टर है और ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया आपका पी, ये क्यू, इनका रिजल्टेंट बताओ। तब आप ऐसा पी क्यू और पी क्यू वाला अगर ए बी भी है ना, तो ए बी भी उसने ऐसा बोलना चाहिए कि ये है आपका ए और ये है बी, दोनों ऐसा एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच में ये एंगल है। दो वेक्टर और एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके बीच में ये एंगल है, तब वो फॉर्मूला लगेगा बड़ा वाला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पर 2pq cos थीटा, है ना। जब आई जे दे दिया है तो सिंपल है, आई को आई के साथ कर दो, जे के साथ कर दो। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, एग्जाम्पल करते जाओगे ना। क्या चीज, अच्छा इसके लिए अपने ऐड किए तो क्या आ गया 5i आ गया, और दूसरा अच्छा -3j, तो वो 9 हो गया और वो 25 हो गया, तो 34 सही है। बाकी के दोनों स्टेप भी कर दो। सबका हो जाए तो हाँ वही। है क्या यहाँ पे सेकंड बेंच, वो आप जो p प्लस क्यू ले रहे थे ना, उसके लिए एक एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ ताकि आपको समझे वो p प्लस क्यू क्यों कहाँ लेना है, क्या उसका क्या काम है। आई आपको इतना समझा ना, आई जे के दिया है तो सिंपली ऐड कर दो, बड़े बड़े फॉर्मूले की क्या जरूरत है, ऐड हो गया ना सिंपल एकदम। लेकिन जब वो p प्लस क्यू के फॉर्मूले की क्या जरूरत थी ना, उसको देखो जरा। यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ। ये हो गया आपका, इसको मैं बोलता हूँ a इज इक्वल टू 4, और मैं इसको बोलता हूँ b इज इक्वल टू 3, और ये इसका यहाँ पे इसके बीच में रिजल्टेंट आ जाएगा r। तो आज भी जब आपको ये मैं r फाइंड करने बोलूँगा ना, तो आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा, r इज इक्वल टू, और बीच का एंगल 90 बोल दिया, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये r को फाइंड करने का बस अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगाना, क्योंकि आई जे के नहीं है ना। समझे क्या बोल रहा हूँ, आई जे के है क्या, नहीं है। तो आप किसको किससे ऐड करोगे, ऐसा हो जाएगा 4 + 3 ऐसे ऐड हो जाएगा, नहीं। अब ये फॉर्मूला लगेगा, थीटा लगेगा। तो इसको जरा सॉल्व कर दो, तो देखो क्या आंसर आता है, बताओ मुझे। करो ये, मैंने r का मैग्नीट्यूड पूछा है, फाइंड r मैग्नीट्यूड ऑफ r, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ r।
सबसे पहले तो थीटा रखना, फिर कुछ, नहीं तो पहले वैल्यू रख दोगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। आपको पता है ना cos 90 कितना होता है? कितना होता है? 0 ना, तो गायब हो गया वहाँ का, ये वाला पार्ट गायब हो गया ना 0 होने की वजह से, बचा सिर्फ इतना। 90 वाला केस किया था ना अपन ने। फाइनल आंसर बोलो, आर कितना आ रहा है? पी और क्यू की जगह ए और बी सब्स्टिट्यूट। हाँ, पी और क्यू तो नाम थे, कोई ज़रूरी थोड़ी वही होंगे वो, पी और क्यू तो नाम थे, तो इसको ऐसे लिख दो ना, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझे क्या? नाम तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू एम जेड क्यू ए, कुछ भी लिखो। का फिर टाइम हो जाएगा। सही है, परफेक्ट आंसर है। बाकी लोग का भी आया क्या? करूँ क्या बोर्ड पे? तो जब एंगल देते हैं तो ये वाला फॉर्मूला करना होता है। हाँ, इसमें देखो एंगल दिया है और आई जे के नहीं दिया है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का यही तरीका है, क्योंकि आप ऐसे 4+3 थोड़ी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे तो सिंपल आई जे के दिया था, तो आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, एकदम सिंपल हो गया। यहाँ पे क्या आई जे के तो बोला नहीं है और एंगल दिया है, तो एंगल की मदद से जो अपन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। देखो आंसर कितना आया, सबका आ गया क्या, या फिर करूँ मैं? नहीं करूँ ना? अच्छा, ये देखो, ए का कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये 0, तो 4 स्क्वायर कितना होगा 16 + 9, तो ये कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 5, आर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से एक्चुअली एक फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नोट करके लिख लेना, लास्ट में मैं बता देता हूँ वो क्या है। माल हाँ, cos 90 कितना होता है? नहीं वो 0 होते हैं पता है, लेकिन cos थीटा 90 है, कैसे मालूम? ये बताया है ना, थीटा रखना पड़ेगा, उसके बाद उसका वो डायग्राम में बताया है कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। वो चाहता तो कुछ और भी बता सकता था। ये दिख रहा है, ये 90 डिग्री, ये ऐसे बनाया ना, ऐसे ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कुछ और होता तो वो कुछ और बोलता था। ठीक है, क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे ये एक आप याद रखो कि अगर कोई ट्राइंगल है, उसका एक साइड 3 है और दूसरा साइड 4 है, तो जो उसका फाइनल साइड आएगा ना, यानी दोनों का एडिशन, वो 5 आएगा। 3 4 5 का ट्राइंगल बोलते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे यही हुआ ना, एक का साइड 3 था, दूसरे का 4 था, तो जो फाइनल आया वो क्या आया 5 आया, तो ये याद रखना। एक और क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूँ। Find the unit vector
find the unit vector in the direction of the vector 3i plus 4j plus 4j For the direction. of the vector. For the direction नहीं, find the unit vector in the direction of the vector 3i plus 4j. क्या बोल रहे थे? कैप अपने आप कंसीडर कर लो, आई बिना कैप के कोई मीनिंग नहीं. 3i plus 4j ये एक वेक्टर है, खत्म, क्वेश्चन इतना ही है. एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसका डायरेक्शन 3i plus 4j के साथ हो, मतलब समझे? तो घुमा के बोला है, बोलना ये चाहता है सिंपल वर्ड में कि 3i plus 4j है ना, इसी का यूनिट वेक्टर निकालो. 3i plus 4j एक वेक्टर है ना, इसका यूनिट वेक्टर निकालो. लास्ट लेक्चर में आपने देखा था यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जरा पेज पलटी करो और चेक करो. कैसे निकालते, फॉर्मूला क्या था बोलो? जैसे कोई वेक्टर है अपना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना? टेक्निक क्या था कि जैसे ये ए वेक्टर है, बरोबर? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, अरे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. अगर आपको किसी का मैग्नीट्यूड 1 करना है तो क्या टेक्निक कैसे करोगे? सिंपल एकदम, बिना पूछूं तो, मतलब कोई वेक्टर है, वो वेक्टर है कि 30 इंटू वेस्ट डायरेक्शन, 30 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में. अभी ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 करना है, क्या करूं मैं? डिवाइड कर दूं 30 से, यानी कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 करना है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, सिंपल बात है. तो यही इसका फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा कि ए वेक्टर को ही उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. अपना वेक्टर यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है अपना, 3i प्लस 4j. तो इसको है ना इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मतलब ये जो ए है ना इसके मैग्नीट्यूड से अपन इसको डिवाइड कर देंगे. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है जरा फाइंड कर दो. तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर. फाइंड करके यहाँ पे पुट कर दो, बस इतनी सी बात है. हम्म ये आपका फाइनल आंसर बन गया. कोई डाउट हो तो पूछो. पाँच मिनट का ब्रेक दे दूं क्या? नहीं चाहिए? ले लो ले लो.
ले लो, एंजॉय करो, ले लो। इसके बाद अपन चालू करने वाले थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों? ये कोई मतलब अपन टॉपिक के बीच में ब्रेक लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब अभी अपन ने एडिशन वगैरह तो देखा था लास्ट लेक्चर में कि स्केलर वेक्टर को ऐड कैसा करते हैं। यहाँ पे सिंपल आई को आई से ऐड कर दिया, जे को जे से ऐड कर दिया। दूसरा था कि किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, वेक्टर आ जाता है। ऐसा 2-3 चीजें देखी थी। अभी एकदम मेन पार्ट देखने वाले हैं, वो ये है कि किसी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना। किसी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने का 2 तरीका है। कैसा होता है, अपने से कोई अगर अपने से कोई गलती होती है ना तो अपन ने खुद को पनिश करने का, रिवॉर्ड नहीं देने का कि चल लेट हो गया तो आप सोते हैं। अगर आप खुद को गलतियों पे रिवॉर्ड देना चालू करेंगे तो आपके दिमाग और गलतियां करने लगेगा। अभी ये स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या है कि समझो एक वेक्टर ए है और दूसरा है बी। ए और बी, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो कोई भी दो वेक्टर ए और बी को मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं। ये दोनों क्या है, वेक्टर है। क्या है बोलो जरा, रिपीट किया करो। ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनको मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके का नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरे का नाम वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट, इसी स्केलर का ही दूसरा नाम डॉट है और वेक्टर का दूसरा नाम क्रॉस है। अभी एक चीज समझना, जो स्केलर प्रोडक्ट, इसका नाम स्केलर क्यों रखा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ना वो स्केलर होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना वो स्केलर होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ना वो वेक्टर होगा, यानी कि उसको डायरेक्शन भी होगा। देखो जरा टेक्निक क्या है कि ए डॉट बी, डॉट क्यों डाला, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। समझा क्या ये? देख लो, 1 मिनट ध्यान से देख लो। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए इसको क्रॉस से दिखा है। इसका फॉर्मूला क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो वेक्टर है, तो इसको डायरेक्शन भी रहेगा एन कैप। समझे क्या? एन कैप जो होगा ना डायरेक्शन, वो होगा मतलब डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मतलब ये ए और बी दोनों बोर्ड के प्लेन में है ना, तो जो इसका डायरेक्शन आएगा प्रोडक्ट का, उसका क्या दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रहेगा, ऐसा रहेगा। समझे क्या? दोनों को परपेंडिकुलर। जैसे कि अगर ये आपका ए है और ये बी है तो जो डायरेक्शन आएगा वो जेड रहेगा, या फिर आपका ये ए था ये बी था तो जो डायरेक्शन आएगा वो दोनों को परपेंडिकुलर वाई में रहेगा। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल बता दो तो जरा। यहाँ पे ऐसा कोई जानते हो जहां पे 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन मिलके स्केलर आता हो? ऐसा कोई एग्जांपल जहां पे 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो स्केलर आ जाता है? कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़ा है? याद करो, 2 वेक्टर मल्टीप्लाई होते हो स्केलर आता हो पूरी जिंदगी में। कौन से लेते? हाँ, वो क्या था मालूम है, वो एग्जांपल हो चुका है। वेरी गुड। लेकिन वो क्या है मालूम है, F इज इक्वल टू एम है। इसमें मालूम है एक्सीलरेशन वेक्टर है और जो आया वो भी वेक्टर है, एम स्केलर है। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, भी मतलब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अभी ये यहाँ पे सूट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कैसा मल्टीप्लाई जिनको किया है वो वेक्टर होने चाहिए, फाइनल जो आया है वो स्केलर होना चाहिए। देखो मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में, बताओ। वर्क के बारे में जानते हो? वर्क ये क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर, लेकिन जो आंसर आया वो स्केलर है। बात समझ में आएगी आपको? और इसका जो एग्जांपल होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो आता है टॉर्क। ये आप अभी तक पढ़े नहीं है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, मतलब ठीक है किसी ने पढ़ा होगा किसी ने नहीं पढ़ा होगा। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, अभी पढ़ा है मैंने। हाँ मतलब स्टेट बोर्ड में नहीं होता है, ठीक है। तो वो तो मैंने वहां पे भी एग्जांपल ही लिखा था, पढ़ा कहाँ से दूंगा। हाँ, पहले भी ये एग्जांपल ही लिखा था
इसको एग्जाम्पल की तरह अभी तक सिर्फ लिख रहा हूँ, जब चैप्टर आएगा ना इसका फोर्स वाला तब उसमें पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सुनो, सिर्फ मेन बात क्या है कि यहाँ पे ये फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों मल्टीप्लाई किया, दोनों वेक्टर है, जो आंसर आया वो भी वेक्टर है। अरे कुछ तो एसएससी को होता है ना कुछ 6 हाँ उसमें होता है ना, बेसिकली यहाँ पे तो अपने को सिर्फ ये देखना है कि दोनों को जो मल्टीप्लाई किया वो, अरे यहाँ देखो यार तुम लोग कहीं अलग चले जा रहे हो, जो दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, दोनों तो वेक्टर थे ही, जो आंसर आया है वो भी वेक्टर है। तो ये इनका जो मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक है इसका नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। और जहां पे मल्टीप्लाई किया वेक्टर को आंसर आया स्केलर, इसका नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए नाम डॉट प्रोडक्ट है, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। और यहाँ पे क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट था, आंसर वेक्टर में आया, तो आंसर को डायरेक्शन था, वो डायरेक्शन की क्या क्वालिटी है कि वो दोनों ही वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आया क्या? जरा सा ये लिख लो तो, कुछ डाउट है? बहुत न्यूमेरिकल इस पे आएंगे, पहले ये लिखो तो। अब इसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक फार्मूला सब लाइन से देखने वाले हैं आप लोग। हाँ आर, वो अपन अलग से सीखेंगे कि आर क्या है, एफ क्या है, टॉर्क क्या है। अभी तो सिर्फ उसको लिख लो एग्जांपल में, जब उसका चैप्टर आएगा ना तब देखेंगे। यहाँ देखो, बोलू क्या ये करूँ? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, वो हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, वो मेन बात नहीं है। मेन बात की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लाइन से पॉइंट में हम लोग देखते जाएंगे, एकदम आप ध्यान देना। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, इसका फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, अभी लिखा था आपने, बोल दो जरा। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन नहीं था इसमें, डॉट में साइन था क्या? डॉट में साइन ही लिख दिया था क्या? दूसरे वाले में क्या लिखा फिर? अच्छा दोनों में साइन लिया, सॉरी। ऊपर वाले जो ये होता है ना डॉट प्रोडक्ट, इसमें कॉस थीटा आता है, दूसरे वाले में साइन आता है। किया आपने सही। हाँ क्या हो गया? यहाँ देखो आपको ना एग्जाम में ये ऐसे भी पूछेगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट बताओ, तो आपको पॉइंट वाइज में लिखना भी होगा। दूसरा, इसका हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स के लिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। ठीक, अभी दूसरा पॉइंट देखो, ये जो होता है ना डॉट प्रोडक्ट, ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, दोनों बात एक ही है, तो इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव। ठीक है। तीसरा देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये जो मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इसको अपन बोलेंगे कि ये फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देखो कि अगर थीटा जीरो हो, अगर थीटा जीरो हो तो मेरे को बताओ कॉस जीरो कितना होता है? डायरेक्ट लिखता हूं, अगर थीटा जीरो हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसा बन जाएगा बताओ जरा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है? 1। तो फाइनल क्या आ जाएगा? ए मैग्नीट्यूड और बी, मतलब बार नहीं लिख रहा हूं तो मतलब वो मैग्नीट्यूड ही है ना। जरूरी नहीं कि मैं ऐसा ये मॉड बना के दिखाऊं, बार नहीं मतलब मैग्नीट्यूड है, जहां पे बार है वो वेक्टर है। ठीक है, तो अगला बोलो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर थीटा 90 हो, बोलते जाओ आगे, रुको मत। कॉस 90 कितना होता है? कॉस 91 होता है। कॉस 0 1 हुआ था ना, तभी ऐसे आया ना। हाँ हाँ, तो ये 0 हो जाएगा ना।
cos cos 180 -1 होता है ना, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? समझा ना आपको ये अच्छे से? ठीक है, ये आपका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक था। फिफ्थ है कि अगर मैं आई का मतलब आई का आई से मल्टीप्लीकेशन करूँ, आई का आई से डॉट प्रोडक्ट करूँ, आंसर क्या आएगा? आई वेक्टर का आई वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला लगाओ ना उस पे। आई स्क्वायर क्यों कर रहे हो? ये मैथ्स का आई थोड़ी है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। ये फॉर्मूला लगाओ उस पे। बुक में चाहो तो लगा के देख सकते हो कहीं पे भी, रफ में, पीछे या वहां। जल्दी एक बार आप फॉर्मूला लगा दो, फिर मैं भी बताऊंगा। बताऊंगा मैं, पहले आप देखो आप क्या कर रहे हो, कुछ तो करो, फिर मैं बोर्ड पे बताने ही वाला हूँ। कुछ तो करो, मैं ये नहीं आता है उसको, देखो ये नहीं करना है, बुक में कुछ तो सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ देखो, कोई बात नहीं, चलो देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, आपको बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का, एक बोलते जाओ ना, बोलो बोल। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। तो इस बार हम लोग मल्टीप्लाई किसका करने वाले हैं? आई वेक्टर का डॉट आई वेक्टर। तो आई का मैग्नीट्यूड, फिर से आई का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ये आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है ना, ये आई यूनिट वेक्टर है, हाँ ना, बोलो। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यही बात हुई थी अपनी। तो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड? 1, और फिर यहाँ पे एक और 1, ठीक है। कॉस थीटा, अभी मेन बात ये है कि जो थीटा है, एक आई और दूसरे आई के बीच में थीटा कितना होगा? वेरी गुड, ये आई है, दूसरा भी आई है, दोनों के बीच में थीटा, आई और जे के बीच में, आई और के बीच में, ये भी 90 हुआ ना? हाँ, समझे क्या? सिर्फ आई और आई के बीच में 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। सब लोग देख रहे हैं क्या? समझे, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आई और ये भी आई, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हुआ? 0। अगर एक जे होता तो 90 हो जाता। तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो यहाँ पे cos 0 डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर पुट कर देता हूँ। cos 0 कितना हो जाएगा? cos 0 cos 0 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या बना? 1। तो यानी आई इंटू आई, आई वेक्टर आई मतलब आई कैप क्या हो गया? 1 हो गया। समझे क्या? तो अगर मैं जे कैप डॉट जे कैप करूं तो आंसर क्या आएगा? पक्की बात है? एक बार कर लो थोड़ा सा, तो याद रखने के लिए आपको, मेरे को मालूम है आपने कर लिया, लेकिन बुक में एक बार करोगे तो दिमाग में रह जाता है। करो जरा, जैसे मैंने आई के लिए किया था, जैसे जे के लिए करो। वन आया ना? ठीक है। ऐसे अगर के का के साथ करूं तो शाबाश। अभी हम लोग ने आई का आई, जे का जे सेम के साथ किया था ना। अभी अगला यहाँ पे हम लोग डिफरेंट के साथ करेंगे। आई का जे के साथ करूं, क्या आएगा बताओ? करके देखना पड़ेगा, 1 मत करो पहला करो। मतलब ठीक है, मैं समझ गया आपको आ रहा है, लेकिन अपने ना करके देखना है, सॉल्व करना है, ताकि वो आपको याद हो जाए अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, पूरा 2 साल तक ये यूज होगा फिजिक्स में हर जगह। कितना आया? 0 आया ना? सबको आया, या फिर मैं भी इसको निकाल के बताऊं? हाँ, ये देखो आई डॉट जे, क्या करना पड़ेगा? आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अभी मेरे को बताओ, आई इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? वही तो कर रहे हैं ना, देखो ना, वही कर रहा हूँ ना सॉल्व। ये आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस थीटा। आई और जे के बीच में थीटा कितना होता है? ये आई है, ये जे, कितना हुआ थीटा? 90। तो ये हो गया कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? बोलो ना, होता है 0 कॉस 90। तो ये 0 हो गया।
तो क्या हो गया, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया। ठीक है सबके लिए? अच्छा वो क्या लिखा आपने बताओ? अरे मुझे लगा के का 0 लेकिन आई डॉट जे है ना, तो आपने आई डॉट के लिया क्या? नहीं मुझे ऐसा सुनाई दिया कि के डॉट के का 0। अच्छा, के डॉट के तो यही हो गया था ना, सेम वाले यहीं पे हो गए थे, अभी डिफरेंट लेने वाले अपन। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे ही अगर मैं जे डॉट आई करूँ तो, और क्या बच गया, आई डॉट के करूँ तो, ठीक है, क्लियर है ये? हाँ, जी 90 डिग्री रहेगा तो के 90 डिग्री होगा ऐसा इस तरफ है। ये देखो, ये जे है और ये आई, यानी कि ये जे और ये आई, हाँ ये समझा। और दूसरा जे, ये आई और के, ये आई और ये के। कोई भी दो लोग हैं ना, सब लोग आपस में 90 होते हैं, चाहे कुछ भी ले लो, खाली सेम लोग है तो 0 हो जाता है, बाकी के सारे दोनों एक्सिस आपस में 90 होते हैं, कहीं से भी देख लो। ठीक, तो इस तरफ हाँ इस तरफ से हाँ। जाएंगे तो भी 90 90 है ना, देखो ये बन रहा है कि नहीं 90, ये आई और माइनस जे 90 बन रहा है, ये माइनस आई जे, कुछ भी, कोई भी दो डिफरेंट एक्सिस आपस में कितने होते हैं, परपेंडिकुलर। क्योंकि आपने पहले बताया था ना 180 रहेगा तो 180 के लिए दोनों ऐसा होना चाहिए, एक आई होना चाहिए, दूसरा माइनस आई होना चाहिए, इस तरह से ये 180 का केस बनेगा। ठीक, सर के या फिर जेड एक्सिस कौन सा होता है? ये देखो, ये आई हो गया, ये जे हो गया, आई जे एक्स वाई, और ये के हो गया ना जेड एक्सिस। हाँ, ये के को भी देखो, ये सबके साथ 90 है, आई के साथ 90 है, जे के साथ भी 90 है, एक्स के साथ भी 90 है, वाई के साथ भी 90 है। तो कोई भी दो एक्सिस है ना आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं जब दोनों। आई डॉट माइनस आई रहता हाँ, तो वो 180 में वो 180 में आता है, आई डॉट माइनस आई, ऐसा, ये आई और ये माइनस आई। फिजिक्स में माइनस का मतलब डायरेक्शन होता है, ये आप मतलब मैं बहुत बार बोल चुका, आपका पहला लेक्चर है। अगर यहाँ चलने को प्लस मान लिया तो यहाँ चलने को, और इसको प्लस मान लिया तो इसको, तो अगर इसको आप आई बोल दिए हैं तो ये क्या होगा, माइनस आई। तो इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180। ठीक, ये आपका हो गया फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद अपन सिक्स्थ देख लेते हैं। सर आपने फिजिक्स में कितने चैप्टर करा दिए? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ये दूसरा स्टार्ट हुआ है, तो बेसिकली दो, फर्स्ट चैप्टर कभी बाद में फिर से रिवाइज करेंगे अपन लास्ट में। ठीक है, सर हम सैटरडे को रिवाइज करेंगे। ये सैटरडे को आपका टेस्ट कभी है? ये संडे को है। ठीक है, कराता हूँ मैं। ठीक, नहीं मतलब मुझे बनाना होता तो बोले होते ना अब तक, तो कुछ और तरीके से आता होगा पेपर, जैसा मैंने बताया था ना वैसा कुछ आता होगा। सॉफ्टवेयर मतलब उसमें क्वेश्चन सारे फिट होते हैं, मार्क्स वगैरह पैटर्न सब फिट होते हैं, बस वो हर बार शफलिंग करके दे देता है ऐसे। लेकिन मैथ्स के टीचर को बोला था। तो शायद बोलेंगे फिर मुझे, तो बोलेंगे तो ये मैं तुमको थोड़ी बताऊंगा। पेपर लिख कर आ रही है। अगर आप बताओगे तो पेपर पैटर्न जरूर बताना। हाँ, पेपर पैटर्न बताएंगे, हाँ पेपर। मतलब मैं आपको रेजिग्नेशन देना धर्मेंद्र प्रधान की बहन। हाँ थोड़ा समझ, हाँ थोड़ा जरूर समझाएंगे। पेपर पैटर्न हाँ, ये देखो 6 कैरेक्टरिस्टिक है, ये पी वेक्टर है। पी वेक्टर को कैसा लिखेंगे, पी एक्स आई पी वाई जे प्लस पी जेड के। सही लिखा क्या? मतलब आई डायरेक्शन में ये कितना है, पी एक्स है, जे डायरेक्शन में कितना है, पी वाई है, के डायरेक्शन में पी जेड है। एक क्यू वेक्टर लिखना है, कैसे लिखूं? अभी ये P और Q का डॉट प्रोडक्ट करना है, कैसे हो जाएगा? हाँ, कैसे करूं? हाँ, I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ, सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कराओ दो, PX QX और I डॉट I। सही है, मतलब एक ही बात है ना, वो तो एक स्टेप और हो जाएगा, बस PXI QXI लिखूंगा तो। आगे बोलो, PY QY J डॉट J, और बोलो
आई डॉट आई क्या होता है? ये डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका हो गया जब आई जे के दिया है। आई जे के अगर नहीं दिया है, टीटा दिया है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं। दो तरीके होते हैं ना, या तो आई जे के दे देता है या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड और टीटा दे देता है। मैग्नीट्यूड और टीटा दिया है तो ये फॉर्मूला है, आई जे के दिया है तो ये फॉर्मूला है। पिछली बार भी देखा था ना, दो तरीका था मैग्नीट्यूड निकालने का। तो देखने का कि पहले दिया क्या है। आई जे के दिया है तो सिंपल हो जाता है, आई जे के नहीं दिया है तो फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक, तो ये पूरा लाइन से लिखो, कुछ डाउट होगा तो पूछो। बार का मतलब होता है वेक्टर, और ये जो ऊपर कैप होता है ना, इसका मतलब है कि ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का खास बात क्या है कि उसमें मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो बचा क्या? डायरेक्शन। ठीक, कहना क्या चाहते हो? टाइम दे दो। हाँ, टाइम तो ऑफ कोर्स देंगे ना, थोड़ी आगे पढ़ा देंगे। हाँ, ऐसा लिखना पड़ेगा पूरा पॉइंट में। हाँ, नहीं थियरी की नहीं, ऐसे ही बस खाली वहां पे लिख देना कि ऐसे थोड़ा अच्छे से, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब मैं थोड़ा सेंटेंस थोड़ा कम लिखता हूँ बोर्ड पे। वो दिखा तो मेन पॉइंट तो वही है। मेन पॉइंट तो वही है फिर भी, लेकिन अपन अगर बढ़ा सकते हैं ना, बोलते हैं ना ये पेज, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? एक क्वेश्चन लिखो जरा, अभी आपने फॉर्मूला बनाया है ना, इसके लिए फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड डॉट प्रोडक्ट, फाइंड डॉट प्रोडक्ट लिख दिया ये। अभी इसके दो सब क्वेश्चन। पहला सब क्वेश्चन है v1 वेक्टर इज इक्वल टू, v1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, v2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j। हाँ मतलब हाँ, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना। तो v1 वेक्टर क्या था? 3i प्लस 4j, v2 क्या है? 3i माइनस 2j। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। पहला क्वेश्चन हो गया ये। हाँ, माइनस 2j डॉट प्रोडक्ट। एक और क्वेश्चन लिख लो, a इज इक्वल टू, कुछ भी लिखो, आपके ऊपर है, नाम है वो तो। a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k, माइनस k। b इज इक्वल टू 3i माइनस 5j माइनस 3k। अभी दो क्वेश्चन है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपने अभी पता चल गया आपको। आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के साथ। आई आई तो गायब ही होने वाला है, तो बस जो उसके आगे कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है। देख लो, ये यही है। आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के साथ। इसको देखो ना, आई आई तो गायब ही हो जाता है, सिर्फ जो अंदर का कंपोनेंट होता है वही मल्टीप्लाई होता है। तो यानी कि v1 क्या था? 2 था ना, अच्छा हाँ, v1 क्या था? 3 था, और यहाँ पे क्या था? 3। तो 3 3 9 हो जाएगा, और आई आई तो गायब ही होना था आपका, आ कैसे गया? समझे बात? इसको देखो ना आप, यहाँ पे क्या हुआ है? -12। तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, या फिर सही है? देखो तो क्या है, 3 का अपने हाँ 2 3 जा कितना हो गया? 6 हो गया। और टू इंटू 3 कितना? 6 हो गया। और 3 इंटू -5 कितना हो गया? -15। और दूसरा वाला क्या हो गया? -3, है ना? -15 और -3 प्लस हो गए -18, और 6 आ गया 12। सही आंसर है, -12। वेरी गुड।
बोर्ड पे बताऊं क्या मैं बाकी लोग को, या फिर कर रहे हैं? हो जाएगा, क्या लग रहा है आपका? हुआ क्या? हो गया, ओके। फर्स्ट वाला ये देखो, फर्स्ट वाला बताऊं कि सेकंड? ठीक है, देखो आप वहां देखो, सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाले में कौन सा ए कितना है बोलो? 2i प्लस 3j माइनस के। बी वेक्टर कितना है? हाँ, -5j -3k। तो अभी मैं जब इसका a डॉट बी करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो आई और जे तो गायब ही होने वाले हैं, दिख रहा है? आई गायब हो गए ना, आए नहीं आंसर में आई जे के, कौन आया? सिर्फ इनके कंपोनेंट यानी पी एक्स क्यू एक्स। यहाँ पे पी एक्स कौन है, मतलब ए एक्स कौन है 2 और क्यू एक्स कौन है 3, तो आई का आई के साथ यानी 2 इंटू 3, फिर बीच में क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा 3 इंटू -5 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -15, ये कितना हो जाएगा? ये दोनों माइनस में थे क्या? ये अपने क्वेश्चन में दोनों माइनस में थे क्या? हाँ, तो ये लोग कितना हो जाएंगे? माइनस माइनस क्या होता है, समझे क्या? नहीं समझे? मल्टीप्लाई किया है और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है? तुमको समझा क्या यहाँ पे क्या हुआ? ठीक है, हाँ उतना तो हो जाता है। फिर ये टोटल कितना हो जाएगा? 6 माइनस 12 क्या हो जाएगा? क्या बोलो ना, क्या वो बोलो? सर वो 23 के बाद प्लस, वो प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा इधर। 2 3 हाँ जब अपन प्लस माइनस करते हैं ना, तब प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर होता है। जब तुम प्लस माइनस करोगे तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लेते हो। आपने मल्टीप्लाई किया ना, तो प्लस माइनस हो जाएगा, ऐसा होता है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट के बीच में प्लस, वो एडिशन की वजह से वो प्लस आया। हाँ, मतलब ब्रैकेट के बीच में प्लस तो ऐसा है कि तू अगर नहीं भी लिखेगी प्लस तो क्या हो जाएगा? प्लस हटा दे, क्या लिखो? ऐसे लिखो। अगर आप प्लस नहीं भी लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो क्या लिखोगे बोलो? हाँ, 2 इंटू 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? मतलब बीच में साइन तो आएगा ही ना, ब्रैकेट हटा ही दो, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ब्रैकेट हटा ही दो, बीच में साइन तो आएगा ही ना। -3 नहीं +3 है, +3 इंटू -5, और यहाँ पे क्या आएगा? -1 इंटू -3। समझे क्या क्या बात? तो ऐसे ये देखने में गंदा लग रहा तो अच्छे से ब्रैकेट बना के लिखा था। नहीं तो वो आपने जो 2 इंटू 3 के बाद जो प्लस किया है, वो तो वो 3 ऊपर का देखो 3j कैप और 5j कैप, तो उसका तो प्लस माइनस माइनस आएगा ना। प्लस माइनस माइनस आएगा, डायरेक्ट ऐड किया है माइनस ही आया है, माइनस क्या बराबर है। मैंने माइनस ही लिखा है, एक -15 है। ऐसे ऐड है कि प्लस माइनस माइनस करके ऐसा ये 3 का प्लस है, वो 3 प्लस में है ना। 3 का प्लस है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अभी आपको इतना आदत नहीं है ना कैलकुलेशन करने का, तो वो स्टार्टिंग में ऐसा प्रॉब्लम आता ही है, प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा आपको। मैं सोच रहा था कि बोला बोर्ड बदली कर दिया तूने बैठे बैठे। वो प्रैक्टिस करने से क्लियर होता है, कोई बात नहीं।
नहीं, मैं सोच रहा था कि ये कराऊं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, लेकिन टाइम कम बचा इसलिए क्वेश्चन कराता हूँ। नहीं होगा वो। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन हाँ नहीं, क्वेश्चन हाँ अभी तो 10 ही मिनट तो बचा है। इतना बड़ा बन क्वेश्चन लिखेंगे। अ पार्टिकल मूव्स a particle moves from position, जल्दी लिखो। a particle moves from position 3i plus 2j minus 6k 3i a particle moves from a position 3i plus 2j minus 6k 2 TO2 14i 14i 13j प्लस प्लस, जब माइनस होगा तो बोलेंगे, नहीं तो ऐसे ही हो जाता है। प्लस 13j प्लस 9k ड्यू टू यूनिफॉर्म 13j प्लस 9k 13j 9k सब प्लस है। ऐसे होता है ना, जहाँ पे प्लस होता है अपन जरूरी नहीं समझते बोलना लिखना, वैसा। ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 4i प्लस j प्लस 3k न्यूटन, फोर्स है ना तो उसका यूनिट न्यूटन रहता है। फाइंड वर्क डन। नहीं, मैं नेक्स्ट कर रहा था ना। माइनस नहीं करना, हाँ माइनस करना होगा। कैसे होगा देखो, वर्क डन निकालने बोला है ना, तो वर्क डन क्या होता है आप जानते हो, क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो डायरेक्ट दिया है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दिया नहीं। वो बोल रहा है ना कि जो पार्टिकल है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव किया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उन दोनों पॉइंट का सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे पहला पॉइंट क्या बोला है उसने, हाँ तो उसको बोल देता हूं मैं a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस k। वो a पॉइंट से 6k तो वो a पॉइंट से b पॉइंट पे गया। कहाँ पे गया है, कितना है वो? 14i प्लस 13j प्लस 9k। तो वो इस पॉइंट से यहाँ तक गया है, तो इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ऐसे ही होगा ना? या फिर कोई शक है आपको इसके ऊपर? ये कुछ ऐसा है, मैं बोल देता हूँ। जैसे समझो आप पोजीशन 2 पे थे। कहाँ पे थे? x इज इक्वल टू 2 पे, 2 पे थे और 2 से चल के आप चले गए 8 पे। तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट आपने तय किया, कैसे पता चलेगा? 8 माइनस 2, यही होगा ना फॉर्मूला, वही यहाँ पे किया मैंने। ठीक है, तो इसको आप माइनस करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, यहाँ पुट करोगे वर्क डन आ जाएगा। समझा बात? इसके सब्ट्रैक्शन में वही ना कि आएगा आई के आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। आई जे के लिखना मत भूलना, क्योंकि वो आई जे के प्रोडक्ट में गायब हुआ था, यहाँ गायब नहीं होगा। समझे क्या? जो ये आएगा ना फाइनल एस, ये आएगा कुछ आई कुछ जे कुछ के, ऐसा।
सर 11i minus j minus 3k हाँ 3 आएगा ना, ग्रेटर का साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। हाँ अच्छे से इसको कर लो ताकि ऐसा कंफ्यूजन ना रहे। कैसा करो मालूम है, पूरा लिख के लो कि 14 माइनस 3i, बीच में प्लस का साइन क्या आएगा, 3 माइनस 2j, 9 माइनस माइनस 6k। वो प्लस हो रहा है ना लास्ट में, देखो वो -6 है और अपने को माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा ना वो, नहीं क्या? अच्छा -9 नहीं है क्या वो? लेकिन ये तो माइनस है ना 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हम्म डायरेक्ट करने की अच्छा एक एक स्टेप कर लिख के करो अभी। जैसा मैंने लिखा है ना, हर एक साइन सब कुछ लिखा, तो ऐसा लिखोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। 15 क्या आएगा? हो गया क्या आपका? ब्रेक ले रहे थे क्या 5 मिनट का? नहीं जल्दी करो। फाइनल आंसर है क्या? अच्छा 88 कैसे मिला आपका, मतलब प्रोडक्ट करने के बाद? यहाँ पे बताओ डिस्प्लेसमेंट का फाइनल आंसर बोलो तो कितना हो गया ये? 11i माइनस कहाँ से आ गया? प्लस जे ना, प्लस जे आगे प्लस 15k। आपने माइनस लिया है तो कुछ गलत हुआ होगा फिर आपका, है ना? फोर्स का वैल्यू कितना है? 4i प्लस सिर्फ j है क्या? प्लस j प्लस 3k, तो ये आपका फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट अभी अभी आपने निकाला है, इसको बाजू में लिख देंगे 11i प्लस j प्लस 15k। अभी डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, i j के गायब हो जाएंगे, बस मैग्नीट्यूड बचेगा। अच्छा ये हो जाएगा 44 प्लस ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 45, तो 90 हो गया टोटल, 90 जूल। आप लोग अपना ही सॉल्व करो, जब नहीं आएगा तभी देखो, डायरेक्ट देखो मत। आ गया क्या आंसर? आ गया।